राइट। तो हम ऐसे करेंगे कि मैम मैं एआई चैटबॉट रेडी करूंगी, उसके थ्रू हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन से, अगर हमें अहमदाबाद से मुंबई जाना है, ठीक है, राइट। तो हम कैसे जाएंगे, और शेड्यूल भी रेडी हो जाएगा। मतलब 10 डेज को जाना है हमें, 10 दिन के लिए, तो राइट। वो सारा शेड्यूल दिखा देगा कि इस डे को इधर पे जाएंगे, फिर हम प्लेन की टिकट इधर होगी, मतलब इस डे को होगी, दूसरे दिन आपको यहीं पे जाना होगा, तीसरे दिन आप यहाँ पे घूम सकते हो। ऐसा तो सारे शेड्यूल। बेसिकली अपनी आइटनरी बन जाएगी, और कॉस्ट जो है वो आपका यूजर डालेगा या हम, या कैसे, मतलब उनका बजट जो है वो यूजर डालेगा? नहीं मैम, अगर हाँ बजट हम डाल देंगे पहले कि इतना बजट है हमारा, तो इतने ही हाँ। कॉस्ट में वो सारा इंफॉर्मेशन हमें दिखा देगा कि इतने सारे ओके। प्लेसेस है कि हमारे इतने कॉस्ट से हम ट्रैवल कर सकते हैं। राइट। हाँ। राइट। तो इसमें तो काफी अच्छा आपका सॉलिड कोडिंग वगैरह, काफी अच्छा टेक यूज हुआ होगा। हाँ मैम, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है अभी तो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑल द वेरी बेस्ट हर्षाली। हाँ, थैंक यू मैम। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। वेरी एंड इंटरेस्टिंग। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आपने शुरुआत ही यूजर की बात से करी, राइट? कि यूजर्स को प्रॉब्लम होती है जब वो ट्रैवल कहीं का हाँ प्लान करते हैं कि कैसे जाएं, मोड ऑफ कम्यूट क्या होगा, कहाँ रहेंगे, बजट के हिसाब से। तो हाँ, यस ये मैम। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जो आप यूजर्स के लिए बना रहे हो, मेरे ख्याल से काफी यूजर फ्रेंडली और यूजर सेंट्रिक आइडिया है। और एग्जैक्टली यही हम अपने सेशंस में समझाना चाहते हैं पार्टिसिपेंट्स को। हाँ, तो गुड थॉट हर्षाली, वेरी नाइस, ऑल द थैंक बेस्ट। यू सो मच मैम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। या एंड वी होप, हम यही आशा करते हैं कि ये भी सेशन से हाँ, आप कुछ लेके जा सकते हो, कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, कुछ यस नॉलेज। मैम, यस मैम, इससे हमारा क्या होगा, हमारी स्किल डेवलप भी होगी। एज अ मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं प्रोजेक्ट पे वर्क करूँ, तो उससे मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ेगी, ये सारी स्किल मेरी डेवलप होगी, इसकी वजह से मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। एब्सोल्युटली, वेरी गुड हर्षाली। आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया। थैंक यू मैम। और मैम मेरी फ्रेंड भी है, हार्दिक अनानी, और इसने 8 अगस्त में यहीं पे पार्टिसिपेट किया है। ओह, ओके ओके। Yeah, I think we Okay. had Hardi in the last session. यस, या करेक्ट। या कल हार्दी वो वाज कल थी, हाँ, सॉरी, ट्यूसडे को ट्यूसडे को ज्वाइन थी। किया था। हाँ यस Right. मैम, ट्यूसडे को थी वो। तो हार्दी अभी आपके साथ ही है हर्षाली? हाँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं अभी। अच्छा अच्छा, उसके रेफरेंस से मुझे ये मिला। अरे वेरी ओके, नाइस। तो वेरी क्या वो नाइस। ये सेशन ज्वाइन करेंगी अभी? अभी तो मैम वो एग्जाम दे रही है, क्योंकि उसके एग्जाम में मेरी नहीं थी टाइम उसके अच्छा लिए। अच्छा अच्छा। ओह, ओके। तो अच्छा, आप आज का सेशन अच्छे से अटेंड कीजिए और आज के सेशन से अच्छा टेक अवेज लेके उनको फिर बताइएगा। श्योर मैम, श्योर। ठीक है लीशा, मेरे ख्याल से हम शुरू कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। है ना? हाँ, तो ठीक और है, लेट्स स्टार्ट। हाँ, और हर्षाली, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों कंफर्टेबल है? तो मैं दोनों मिक्स करके ये सेशन लूंगी फिर। हिंदी ओके इंग्लिश मैम। दोनों में आप कंफर्टेबल हो ना? मैम ज्यादातर मैं हिंदी में हिंदी, कंफर्टेबल। ठीक है। यस मैम। ओके, जितना मैं ट्राई कर सकती हूँ उतना मैं हिंदी में डिलीवर करूंगी। ओके मैम। ओके। और आपको मैं एक ब्रीफ रिकैप ही दूंगी क्योंकि आप प्रीवियस सेशन में नहीं थे। तो I'll soon share my screen आपके साथ। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ मैम, दिख रहा है। यस। ओके। तो हमने क्या किया था पहले तो ये पूरा सेशन दो हिस्सों में हमने बांटा है। पहले सेशन में हम ये पूरा जो एक एंटरप्रेन्योर का जर्नी है, एक आइडिया बनाने का या टू कम अप विद एन आइडिया, वो पूरा जर्नी हम देखते हैं कि कैसा होना चाहिए। ओके। तो पहले हमने ये देखा कि हमें व्हाई शुड वी कम अप विद एन आइडिया, क्यों क्यों हमें एक बिजनेस आइडिया चाहिए, क्या ये हमारे लिए है, क्या ये किसी और के लिए है, क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ या नहीं। तो हमने देखा कि ज्यादातर हमें क्या होता है कि हमारे इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, और ज्यादातर और सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है वो है डर।
कि मैं क्यों करूँ ये, इससे फायदा क्या होने वाला है किसी का, ये मेरे आइडिया से जो मेरे बिजनेस है इससे और किसी का क्या फायदा होने वाला है। या हम सोचते हैं क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ, क्या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मैं इसके काबिल हूँ या नहीं, वो दूसरा एक डर है। और तीसरा जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि क्या मैं अगर मैं फेल हो जाती हूँ ये बिजनेस में या ये जो मेरी आइडिया में, इसमें जब मैं अगर मैं फेल हो जाती हूँ तो क्या हो जाएगा। ओके, हमने देखा प्रीवियस सेशन में कि ये सारी चीजें तो नॉर्मल होती है, हर इंसान को डर लगता है, लेकिन हमारे अंदर एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है इन सब डर को पार करने के लिए, कि हमारे अंदर एक एबिलिटी है कि हम वी कैन लुक अराउंड अस, हम हमारे आजू बाजू देख सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में चेंजेस होते रहते हैं। और एज एन एंटरप्रेन्योर हम सिर्फ वो बदलाव सोसाइटी में बदलाव देखना चाहते हैं और वो बदलाव हम लाना चाहते हैं। जैसे आप अपना आइडिया शेयर कर रहे हो, इट इज समथिंग न्यू, है ना, आप एक चेंज लाना चाहते हो इन दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग, है ना। Yes, यस ma'am. नो, हाँ। Yes, ma'am. सो Yeah. सिमिलरली हमने देखा कि why should I come up with an idea? We definitely should, because we bring about a change. We grab opportunities, हम opportunities को लेके एक बदलाव लाते हैं। फिर हमारे अंदर दूसरा, हमारे अंदर क्षमता है कि हम कुछ अपना ओन क्रिएट कर सके। The ability to create is within us. We can come up with ideas क्योंकि क्रिएटिविटी हमारे अंदर है। और थर्ड हमने देखा था कि अक्सर हम फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने आइडिया को लेके पैशनेट है, हम अपने क्लाइंट्स या यूजर के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ अपने आइडिया पे फोकस्ड रहते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा आइडिया सबसे बेस्ट हो। लेकिन जब भी हम अपने यूजर्स को ध्यान में रख के कुछ बनाते हैं, उनके फीडबैक को ध्यान में रख के कुछ बनाते हैं, तो वो सक्सेस होगा ही होगा, क्योंकि जिसके लिए बनाया है उसके फायदे में वो प्रोडक्ट आ रहा है ना। सो व्हाई शुड वी कम अप विद एन आइडिया? वी डेफिनेटली शुड, क्योंकि उससे किसी का फायदा हो रहा है। सेकेंडली हमने देखा हाउ शुड वी कम अप विद एन आइडिया। प्रीवियस सेशन में हमने ये भी कवर किया था कि हम कैसे एक हाउ कैन वी कम अप विद एन आइडिया। अभी तुम्हारे केस में अलग है क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक आइडिया है, लेकिन कुछ चीजें जो आपकी मदद कर सकती है वो ये है कि हमेशा देखो कि जो तुम्हारे सामने है उसे तुम कैसे चैलेंज कर सकती हो, तुम्हारे नजरिए को कैसे चैलेंज कर सकती हो, एंड हाउ कैन यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड look for opportunities or look for patterns that are not normal. Okay, और हाँ, yes, फाइनली ma'am. हाँ, और प्रीवियस सेशन में के अंत में हमने ये देखा था कि क्या कर सकते हैं हम, और वहां पे हमने ये कवर किया कि अक्सर हमें प्रॉब्लम को करेक्टली आइडेंटिफाई करना चाहिए। सिर्फ हमारे आइडिया को लेके पैशनेट नहीं होना है, लेकिन प्रॉब्लम को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है ताकि सल्यूशन भी हमारा करेक्ट हो। और ये करने के लिए मैंने प्रीवियस सेशन में मैं आपको दिखाती हूँ। प्रीवियस सेशन में हमने एक टेक्निक सीखा जो था 5 whys टू कम टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। उसमें हम क्या करते हैं कि 5 बार क्यों ये प्रश्न पूछते हैं एक कंप्लेन एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके। मैं एक डेमो दिखाती हूँ आपको, आप मेरे साथ कर सकते हो। Okay, ma'am. Okay. सो ये एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं 5 whys, हाउ टू कम टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अभी मैं स्क्रीन पे कुछ स्टेटमेंट्स दिखाती हूँ आपको। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम ये थर्ड वाला लेते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी अमंग वुमेन इन रूरल इंडिया। ओके, नाउ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक कंप्लेन है ना, क्योंकि ये हमें कुछ नहीं Yes, ma'am. बताता है। इट डज नॉट टेल अस विच पार्ट ऑफ रूरल इंडिया, विच सेगमेंट इन इंडिया। हमें ये नहीं बताता है कि यू नो इशू, रियल इशू क्या है,
क्या चेंज कर सकते हैं, व्हाट्स आवर सॉल्यूशन, कुछ नहीं बताता है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट्स ओनली अ कंप्लेन। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके हम ये 5 व्हाइज वाला टेक्निक अप्लाई करते हैं। 5 बार जब हम क्यों पूछते हैं तो वो प्रॉब्लम के रूट तक, तह तक पहुंचते हैं। ओके, सो मैं ये आपके साथ करती हूँ। देयर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी अमंग वुमेन इन रूरल इंडिया, व्हाई? तो आप मुझे एक सोल्यूशन दे दो, कोई भी। जो आपको क्यों लगता है कि इंडिया में औरतों को शिक्षण नहीं मिलता है? मैम ऐसे मतलब ऐसे बहुत पूरी जनरेशन के बहुत सारे लोग भी है हमारे यहाँ पर रहता है कि जो ऐसे पहले के जमाने में ऐसा मानते थे कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ा सकते, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको सिर्फ घर में ही रखना चाहिए और घर में ही सारा काम करना चाहिए। पैसे पहले ऐसे लोगों की थिंकिंग हुआ करती थी। मतलब अभी भी कई गांव में ऐसा भी होता है कि जहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता और वुमन को भी ऐसे ट्रीट किया जाता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे मतलब वुमन पे किए जाते हैं अत्याचार कि हम वुमन को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़की है तो लड़की को ऐसे रहना चाहिए, लड़की को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसे कई गांव है उसमें होता है ऐसा। ठीक है, ओके। सो आपने ये पहला आपका रीजन ये हो गया कि बिकॉज ऑफ द कल्चर, है ना, कि हमारा जो कल्चर है जो हमें यही सिखाते आ रहा है कि women should not be encouraged to study, करेक्ट? तो मतलब मैम कई गांव है ऐसे भी। हाँ, मतलब अभी तो हमारे जनरेशन में, इस जनरेशन में तो ऐसा नहीं है कि चलो ऐसा हम लड़की है तो लड़की को आगे बढ़ाने को इंस्पायर करता है कि चलो आगे बढ़ो, इनकरेज करता है। मतलब पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि लड़कियों नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़के को ऐसा रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे। ठीक है। तो हम अभी 5 बार क्यों ऐसा प्रश्न करते हैं, तो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है? तो देर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी अमंग वुमेन इन इंडिया, मैं पूछूंगी क्यों। तो आपने जैसे अभी जवाब दिया कि शायद जो, हाँ, हमारा जो सोसाइटी है ऐसा, उसका माइंडसेट है। क्यों? क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स जो है उन्होंने यही सीख दी है। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम यही मानते आए हैं कि women shouldn't be encouraged to study. क्यों? Because let's say उनको नॉलेज नहीं था ऑफ, और अवेयरनेस नहीं था अबाउट how important education is. हाँ, यस मैम, करेक्ट? यस तो करेक्ट वैसे मैम। हम 5 बार जब ऐसे वाई पूछते हैं ना, क्यों क्यों ऐसा, जब हम प्रश्न पूछेंगे 5 बार तो हम एक रूट कॉज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो रूट कॉज है वो हमारे जो एग्जाम्पल में ये रूट कॉज है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट वुमेन बीइंग एजुकेटेड और उनके अपॉर्चुनिटीज क्या है, और कल्चरल यस बैरियर्स। मैम। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिर अलग हो जाएगा, हाउ टू क्रिएट अवेयरनेस so that there can be an increase in the literacy rate for women in rural India. और फिर अगर ये रूट कॉज है तो हम शायद कुछ कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं, या वी कैन डिजाइन सम क्रिएटिव करिकुलम, या गांव-गांव जाके इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं इन अ मैनर दैट इज मोर क्रिएटिव, या कुछ ऑनलाइन चैनल या मीडियम स्टार्ट कर सकते हैं फॉर फ्री एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड, ऐसे कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो ये ये जो टेक्निक है 5 वाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू कम टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। तो तुम्हारे इसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी एक आइडिया है, ऑलरेडी तुमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है। ये टेक्निक जब आप अप्लाई करते हो शायद आप और भी स्पेसिफिक हो जाओगे आपके रूट कॉज कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली आखिर में क्यों है। जो आपके ट्रैवलिंग वाले एग्जाम्पल में आप और भी गहराई में जाके एक्चुअल रूट कॉज आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये भी एक टेक्निक है जो आप बाद में अप्लाई कर सकते हो। तो हमने इसके बारे में बात किया था, हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। हमने ये भी देखा था कि
3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो। हमने बोला कि आइडिया सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप प्रॉब्लम को करेक्टली आइडेंटिफाई करो, और वो करने के लिए आपको 3 चीजों की ज्ञान होना चाहिए। वो है कि हु मतलब कौन, आपके यूजर्स कौन है, कौन होगा आपका टारगेट ऑडियंस, ओके। व्हाट मतलब उनके क्या नीड्स है जो आप सेटिस्फाई या फुलफिल कर रहे हो आपके आइडिया या बिजनेस द्वारा, और क्यों, जो कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपके बिजनेस का अल्टीमेटली ये जो सोल्यूशन है उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, आप ये क्यों कर रहे हो। तो ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने ये भी बात किया था प्रीवियस सेशन में कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं या यूजर्स हैं उन्हें जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से एज ग्रुप में है, कौन सा जेंडर है उनका, उनके एजुकेशन हैबिट्स सब के बारे में जानकारी होना, कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये एक जगह में आपके सारे आइडिया का डिटेल्स आप बना के एक ही जगह पे रख सकते हो। इसको प्रॉब्लम फैक्ट शीट कहते हैं। इसमें 6 सेक्शन है, ईच सेक्शन में आप अपने नोट्स बना सकते हो कि कौन ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आपको आपके सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। उनके नीड्स क्या है तो वहां पे आप नोट कर सकते हो, वो अभी क्या यूज कर रहे हैं, और जो सोल्यूशन ऑलरेडी है तो उसके कमियां क्या है उनमें, वो जो ऑप्शन उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है उनमें कमियां क्या है, और उनको ये सोल्यूशन क्यों चाहिए और तुम्हारा सोल्यूशन क्या है जो आप उन्हें ऑफर कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है? हाँ यस मैम, आ रहा है समझ में। ओके, तो ये सब हमने कवर किया था पिछली बार। ये मैं आपके साथ भी करूंगी। ओके, जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे एक हाँ पिक्चर है गार्बेज बिन का, है ना, और हाँ। गार्बेज ओवरफ्लो हो रहा है। तो किन किन लोगों को इससे प्रॉब्लम हो रहा है? आजू बाजू में जो लोग रहते होंगे ओके, उसको भी प्रॉब्लम होगा। फिर रोड पे भी वो जो सारे लोग आते होंगे उसको भी होगा, करेक्ट। क्योंकि उससे वो कचरा है, उससे ज्यादा बैक्टीरिया वो सब भी बनेगा बहुत ज्यादा। फिर उससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब बीमारियां हो सकती है, वो सब सारी चीजें हो सकती है। तो हमें ये ऐसा करना नहीं चाहिए। ओके, और किन को होगा प्रॉब्लम? ट्रैवलर्स फिर आपने बोला है, रेसिडेंट्स जो वहां पे रहते हाँ हैं, मैम, हाँ और तो जो हम्म हाँ वो सारे एनिमल्स को भी होगा, जो ट्रैवलिंग आते हैं। ये सब हमारी सिटीज के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो भी कोई अगर कोई दूसरे कंट्री का ट्रैवलिंग हमारे यहाँ पे करता है तो ये सारी चीजें देखेगा तो हमारी सिटी की जो होगी वो अच्छे से मतलब हमारी सिटी की क्या कहेंगे मैम, हमारी इमेज। सिटी की हाँ इमेज होगी वो खराब दिखेगी। एक ऐसे दिखेगा कि ये अच्छा नहीं है यहाँ पे, ये सारी चीजें उनको कैप्चर हो गई, ये सारी चीजें। करेक्ट, और म्युनिसिपल अथॉरिटीज को भी शायद प्रॉब्लम हो जाएगी, हाँ यस मैम। है ना, गार्बेज कलेक्टर्स। हाँ यस मैम। हाँ, उनको भी तकलीफ होगी क्योंकि उनके लिए भी इजी नहीं है ये सारा वेस्ट सेग्रीगेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हाँ वेट ड्राई वेस्ट सब मिक्स है ना। बहुत ज्यादा है। हाँ मैम। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है, देयर इज नो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, वो मेन प्रॉब्लम है। लेकिन इसके बहुत सारे ये तेरा बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अफेक्ट करता है। तो जब हम रिसर्च करेंगे यहाँ पे तो हम जानेंगे कि ये गार्बेज बिन आखिर ओवरफ्लो क्यों हो रहा है ना। अगर रेसिडेंस प्रॉब्लम है, हाँ, अगर रेसिडेंट्स की गलती है तो वहां हम देखते हैं कि ओके उनको जानकारी नहीं है कि वेट और ड्राई वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करें। सॉरी, तो वहां पे आपका यूजर कौन होगा? रेसिडेंट्स। उनका नीड क्या है? ट्रेनिंग। उनको जानकारी चाहिए और देना चाहिए कि
वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करें। और इसका हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि गार्बेज जल्दी से सेग्रीगेट हो जाए और जल्दी से कलेक्ट भी हो जाए। ओके, अगर हाँ, अगर प्रॉब्लम कुछ और है कि रेसिडेंट्स जानते हैं कैसे सेग्रीगेट करने के लिए वगैरह, लेकिन वो गार्बेज कलेक्शन वैन टाइम पे नहीं आ रहा है, तो इसलिए सब गार्बेज मिक्स होता रहता है और ओवरफ्लो होता रहता है। यहाँ पे आपका यूजर कौन है? म्युनिसिपल अथॉरिटीज। अगर ये गार्बेज ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि वो टाइम पे रीच नहीं हो रहा है वैन, तो उसके नीड क्या है? शायद एक ट्रैकिंग सिस्टम रखना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि गार्बेज बिन फुल कब है, कब हो जाते हैं। तो शायद उनको एक ट्रैकिंग सिस्टम दे सकते हैं। और ऐसे हम क्यों करेंगे? ताकि ये म्युनिसिपल अथॉरिटीज को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिले कि कब ये बिन फुल है और कब इन्हें हमें खाली करना है। थर्ड इशू ये हो सकता है कि वो जो सोसाइटी के लिए है, वो जो रीजन के लिए जो गार्बेज बिन रखा है वो बहुत छोटा है या उसका साइज ठीक नहीं है। तो अगेन ये यूजर कौन हुआ? म्युनिसिपल अथॉरिटीज। नीड क्या है? कुछ ऐसा गार्बेज बिन्स बनाने के लिए जो अलग अलग शेप्स और साइजेस के हैं, ये जानने के लिए कि ये लोकेलिटी में कितना बड़ा बिन चाहिए, कितनी मीटर की दूरी पर हमें अलग बिन रखना है, ताकि गार्बेज सेग्रीगेशन ठीक से हो जाए। तो प्रॉब्लम को करेक्टली डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक इशू जब हम पिक्चर को देखते हैं वो रियलाइज करते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट इशू है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट क्यों नहीं हो रहा है। क्या वो गार्बेज बिन की साइज की वजह से है? क्या वो गार्बेज ट्रक टाइम पे नहीं आ रहा है? या क्या वो रेसिडेंट्स की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है? जब हम उसको आसानी से समझते हैं और प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन करते हैं, तो हमारा सोल्यूशन भी हमें जल्दी मिल जाएगा। ओके, हाँ, यस मैम। तो ये सब हमने प्रीवियस सेशन में किया था, और हमने इस नोट पे एंड किया था कि आपको 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब आप अपने आइडिया को बिल्ड कर रहे हो। ओके, और जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उसके बारे में ये सोचना है कि कितना इम्पोर्टेंट है वो प्रॉब्लम। ओके, वो मतलब कितने लोगों को अफेक्ट करता है। ओके, कितना सीरियस है वो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको ये जानना इम्पोर्टेंट है कि जो आप सोल्यूशन बना रहे हो वो वन टाइम सोल्यूशन तो नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों को बार बार आना चाहिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। इसलिए ऐसे प्रॉब्लम को टारगेट करो जो सीरियस प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, ताकि वो वापस आ सके तुम्हारे सोल्यूशन के लिए जो आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब हमने कवर किया। आज हम 2 इम्पोर्टेंट चीजें करने वाले हैं, वो और बहुत प्रैक्टिकल है। वो है हाउ विल आई कम अप विद एन आइडिया। फाइनली मैं कैसे कैसे मैं अपना आइडिया बिल्ड कर सकती हूँ, और हम लास्ट में देखेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्या कर सकती हूँ। तो इस सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि कैसे हम इनोवेटिव आइडियाज बना सकते हैं। अभी मैंने ट्यूसडे को भी लड़कियों से यही बोला था कि हमें कुछ नया नहीं बनाना है। अगर हम नया बनाए ग्रेट, लेकिन हमारा फोकस ये इस पे होना चाहिए कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हम कैसे एक इनोवेटिव, क्रिएटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन लेके आए। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो हम बनाए वो ब्रांड न्यू हो, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको भी हम लेके कैसे उसको ट्रांसफॉर्म और इम्प्रूव कर सके, वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे, उस आइडिएशन टेक्निक्स। लेकिन आइडिएशन टेक्निक्स देखने से पहले सिंपली हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आइडिएशन है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, आइडिएशन का ये मतलब नहीं जो अब भी मैंने बोला ना,
It's not about coming up with a unique idea to solve users' problems. It's about coming up with multiple pointers that can provide a partial or a full solution to the user. मतलब कि आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको बहुत सारे options या pointers या multiple ideas, अगर आप उससे if you just come up with multiple ideas, वो भी important है या काफी है to provide a solution. ओके आइडिएशन मतलब तो सोचना, ओके आइडियाज के बारे में सोचना और मल्टीपल आइडियाज के बारे में सोचना। तो हम ये Yes, एक ma'am. टेक्निक, हाँ एक टेक्निक के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके Okay, ma'am. आप मुझे बताओगी कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको 3 चीजें दूंगी। मैं आपको एक कैंडल दूंगी, कुछ पिन्स दूंगी, जैसे हम नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं वैसे पिन्स दूंगी, और एक माचिस की डिब्बी। ओके आपको ये करना है, जो आपको कैंडल को जलाना है, ऐसे जलाना है कि वो जो वैक्स है वो ड्रिप होके जमीन पे ना गिरे। ओके तो आप ये कैसे करोगे? आप ये कैसे करोगे? 3 Yes, चीजें ma'am. हैं। हाँ जो कैंडल है ना मैम, वो जो पिन्स है वो सारी हम उस मतलब एक बोर्ड पे ही रखेंगे ना। हाँ, तो वो बोर्ड पे हम उसको सारे पिन्स को रखेंगे, मतलब बीच में जगह रखेंगे। तो उस ओके मोमबत्ती को हम बीच में रखेंगे। फिर उस जो मतलब वो एकदम स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी। तो वो ज्यादा मतलब जो पिघलेगी वो नीचे नहीं गिरेगा, एकदम कैंडल के थ्रू नीचे जाएगा, ज्यादा जमीन पे नहीं जाएगा। अगर लेकिन हम मुझे उसको वैक्स जलाएंगे। बिल्कुल भी जमीन पे नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे? ओके मैम, वो पिन को हम अगर वॉल पे लगा देते हैं दोनों साइड, उसके बीच में हम कैंडल को लगा दे और उसको जलाए, तो उससे भी नहीं गिरेगा ना वैक्स। लेकिन अगर पिन साइड पे है तो फिर भी वो आगे से ड्रिप होके जमीन पे गिर सकता है। यस मैम। सोचो और एक चांस। अब सोच रहे हो? हाँ यस मैम, मैं सोच रही हूँ। पर मैम मेरे दिमाग में एक है कि अगर वो कैंडल है, अगर हम हाँ उसको जलाएंगे तो वो वैक्स तो थोड़ा फ्लोर पे तो गिरेगा ही। तो हाँ, तो अक्सर हम क्या करते हैं, ओके कि यस मैंने आपको 3 चीजें दी है ना, माचिस की हाँ डिब्बी, कैंडल और एक बॉक्स जिसमें पिन्स है, करेक्ट? हाँ अक्सर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा हमारा जो प्रोसेसिंग है ना, माइंड का प्रोसेसिंग है वो एक तरह से चलता है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि जो चीजें दी हैं हम उसका सिर्फ उसका सिंगल यूज देखते हैं। मतलब अगर कैंडल है तो हम यही देखते हैं कि कैंडल का ओनली पर्पस ये है कि वो उसको जला के वो लाइट दे सके। पिन का यही पर्पस है कि उसको इधर अरेंज करे या किसी चीज पे पिन करे। ओके यस मैम। यू नो सबका एक पर्टिकुलर मेन फंक्शन है, और वो मेन फंक्शन को दिमाग में रख के हम हमारा दिमाग जो है ना, हम वही फिक्स्ड नजरिए से देखते हैं।
कि उसका यही यूज हो सकता है, उसको फंक्शनल फिक्सिडनेस कहते हैं। जब हम किसी चीज का मेन फंक्शन को लेके हमारा नजरिया उस पे ऐसे जैसे फिक्स्ड होता है कि फॉर एग्जाम्पल ब्रश है, ब्रश का सिर्फ यही फंक्शन है कि उसको लेके हम अपने दांत को क्लीन कर सके, और कोई फंक्शन नहीं है ब्रश का, उसको फंक्शनल फिक्सिडनेस कहते हैं, और वो एक क्रिएटिविटी में ब्लॉक होता है। इस एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं कि वो जो माचिस की डिब्बी है, हाँ उसको हम एम्प्टी कर सकते हैं, कैंडल को डिब्बी में प्लेस कर सकते हैं, पेन लेके वो डिब्बी को हम वॉल पे पियर्स कर सकते हैं ताकि वो बॉक्स हिले ना, और उसके अंदर हम कैंडल को जला सकते हैं। फिर वैक्स तो डेफिनेटली गिरेगा, लेकिन वो बॉक्स में गिरेगा, जमीन पे नहीं, है ना? हाँ यस मैम, यस करेक्ट। लेकिन करेक्ट मैम। हाँ हम ये सोल्यूशन पर क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि हमारे माइंड एक पर्टिकुलर नजरिए से चीजों को देखता है कि माचिस की डिब्बी का पर्पस यही है कि वो माचिस को एक साथ रखे, या पिंस का पर्पस यही है कि वो कुछ किसी इसको पिन करे, है ना? तो जब यस हम मैम। फंक्शनल, इसको फंक्शनल फिक्सिडनेस कहते हैं, तो जब हम चीजों को अलग नजरिए से देखना स्टार्ट करते हैं तब हम और क्रिएटिव सॉल्यूशंस तक पहुंच पाते हैं। ओके जैसे मैंने ब्रश का एग्जांपल दिया, ब्रश का ओनली पर्पस ब्रश करने के लिए नहीं हो, उसका वो मेन फंक्शन है ब्रश करना, लेकिन उसके साथ ब्रश करना, लेकिन हम उसको पेंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम उसको हाँ एक पेंट ब्रश जो बालों के लिए, हेयर डाई लगाने के लिए भी लोग यूज कर सकते हैं। जो आपके बेबी हेयर है, आपने देखा है कभी कभी बुजुर्ग लोग जब अपने बाल को डाई करते हैं तो वो एक ओल्ड हाँ ब्रश को लेके बेबी हेयर कवर करते हैं, हाँ या यस मैम। ब्रश को लेके हम कुछ क्लीन भी कर सकते हैं, है ना, टाइल्स वगैरह। तो हाँ क्लीन भी कर उसका सकते हैं। मल्टीपल पर्पसेस है। तो हमें चीजों को एक ही नजरिए से नहीं देखना चाहिए, हमें क्रिएटिव होके ये देखना है कि हम इसको और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके तो पहला आइडिएशन टेक्निक ये था कि हमें फंक्शनल फिक्सिडनेस को तोड़ना है और चीजों को अलग अलग और नए नजरिए से देखना, हमें हमें अपनी माइंड को ट्रेन करना है। नेक्स्ट आइडिएशन टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मैं जानती हूँ कि आपने सुना है, आपने किया भी है शायद। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपकी टीम का ओपिनियन जानना, फीडबैक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडिएशन का मतलब है मल्टीपल आइडियाज को टू कम अप विद मल्टीपल आइडियाज। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको इसमें मदद करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे आइडियाज होते हैं जो आपने शायद नहीं सोचा होगा, क्या उनका नजरिया है जो आपने वो चीज को वो नजरिए से नहीं देखा है, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो ये आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हो? पहले तो एक टाइम लिमिट सेट करो कि ठीक है हम 1 घंटे के लिए ये करेंगे या 30 मिनट्स के लिए ये करेंगे। फिर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो भी टॉपिक है आपके बिजनेस के बारे में, जो भी आइडिया को whatever idea you want to come up with, stay focused on that topic. Okay? जब दूसरे शेयर कर रहे हैं अपने उनके थॉट्स, उनको काटिए मत, उनको सुनिए। शायद आपको वो इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन फिर भी सुनिए, क्योंकि हमें बताने की वो हमारी कैसे मदद कर सकता है। डोंट बी क्रिटिकल, डोंट पास जजमेंट्स when somebody else is sharing their ideas, और encourage करो जितना भी अतरंगी हो उनका आइडिया, जितना भी सिली लगे आपको, फिर भी उन आइडियाज को आप इनकरेज करो। जब सब बात करें तो सबको टर्न बाय टर्न चांस दो। बी विजुअल, इमेजिन करो ये सोल्यूशन कि हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। शायद आप उसका रफ स्केच बना सकते हो, या आप शायद एक छोटा सा 3D इमेज बना सकते हो, या
एक प्रोटोटाइप बना सकते हो। बी विजुअल, बी इमेजिनेटिव और एम फॉर क्वांटिटी, मतलब जितना ज्यादा आइडियाज मिल सके उतना बेहतर है, क्योंकि उसका मतलब है कि आपने सारे पॉइंट्स को कवर किया है। ये फिर से बस एक रिमाइंडर है प्रॉब्लम फैक्ट शीट का। तो जब भी आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हो तो इसको आपके सामने रखो और इसको नोट करो कि कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्या नीड्स है, वो करंटली क्या यूज कर रहे हैं, उन्हें सोल्यूशन क्यों चाहिए, आप क्या और आपका आइडिया क्या है या आप कौन सा सोल्यूशन ऑफर कर रहे हो। ओके तो अक्सर हम सोचते हैं कि अक्सर हम सोचते हैं कि एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है, लेकिन हमने देखा गार्बेज कलेक्शन के एग्जाम्पल में कि एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन नहीं है ना, एक प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशन हो सकता है। उसको अभी हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ओके एग्जाम्पल के द्वारा। तो मैं आप मुझे सोल्यूशन दे दो। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बोल रही हूँ मुझे साफ पानी चाहिए, आप मुझे क्या सोल्यूशन दोगे? आपको सिर्फ क्लीन वाटर चाहिए। ओके तो अगर हम अभी तो फिल्टर वाले सिस्टम है, उसकी वजह से हमें क्लीन वाटर तो मिल जाता है। ओके तो मुझे आप ओके sorry, Lisha. Yeah, Yes. hi. Lisha, we have Aman also in the meeting. Can we just, understand and Yes, sure. yeah. Yeah. Hi, Aman. Hello. Hi, Aman. Aman, can you hear us? Okay, I guess you can just continue, Lisha. Yeah, we'll just continue. Yeah, Aman, Sorry, if you can yeah. hear us, feel free to respond and share your thoughts. Okay. हाँ, so हाँ हम क्या बोल रहे थे? Okay, आपने एक solution दिया, I can use a filter. मैं और क्या कर सकती हूँ? और मैम हम कोई भी पानी है, मतलब पानी को हम उबाल सकते, उससे हमें क्लीन वाटर मिलेगा, जो सारे बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाएंगे। ओके और क्या कर सकते हैं? हम पानी को उबाल सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो मैम ये दो आइडियाज आए अभी। ओके तो मैंने सिर्फ बोला आई वांट क्लीन वाटर। ओके ये क्लीन वाटर की शायद मुझे पीने के लिए चाहिए पानी, शायद मुझे नहाने के लिए चाहिए पानी, शायद मुझे वो पानी किसी चीज को धोने के लिए चाहिए, है ना। वो अभी डिपेंडिंग ऑन माय नीड कि क्या मुझे ये पानी पीने के लिए चाहिए तो अलग ऑप्शंस होंगे, क्या मुझे ये पानी नहाने के लिए चाहिए अलग ऑप्शंस होंगे, क्या मुझे ये पानी यूटेंसिल्स धोने के लिए चाहिए अलग ऑप्शंस होंगे, है ना। लेकिन अज्यूम करते हैं कि मुझे ये पानी पीने के लिए चाहिए। अब हमने बात किया था आइडेंटिफाइंग योर यूजर्स, है ना। तो मेरे कल्चर या मेरे बैकग्राउंड को मायने रखते हुए अलग अलग ऑप्शंस फिर से हमारे पास होंगे। शायद मैं गांव में रहती हूँ और मैं बावड़ी का पानी कलेक्ट करती हूँ और मेरे घर में टैप्स नहीं है, तो शायद मुझे क्लीन वाटर पीने के लिए चाहिए तो मुझे कुछ प्यूरिफाइंग एलिमेंट डालना पड़ेगा उसमें, एलम या कुछ भी जो वो पानी को प्यूरिफाई कर सके, या कोई नेचुरल फिल्टरिंग प्रोसेस जो मिट्टी स्टोन वगैरह को कलेक्ट कर सके और मुझे क्लीन पानी दे सके। अगर मेरे घर में टैप्स है, रनिंग वाटर है, तो मैं फिल्टर आरओ का इस्तेमाल कर सकती हूँ।
शायद मुझे पीने का पानी चाहिए लेकिन मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं मिनरल वाटर का इस्तेमाल करूंगी, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन जो मेरी नीड क्या है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, किस लिए मुझे ये पानी चाहिए, वो सब चीजों को मायने रखते हुए हमारे पास अलग ऑप्शंस होंगे। तो एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशंस है। इसलिए हम मल्टीपल आइडियाज, वी नीड टू कम अप विद मल्टीपल आइडियाज। ये डज दिस मेक सेंस? ये आपको हेल्प कर रहा है? यस मैम। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, गार्बेज बिन्स का हमने ऑलरेडी वो डिस्कस किया है, उसको ही मायने रखते हुए हम देख सकते हैं कि गार्बेज बिन्स का भी मल्टीपल एग्जांपल्स या मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द यूजर। शायद गार्बेज बिन विद व्हील्स और गार्बेज बिन ऑफ डिफरेंट साइजेस और कलर कोडेड गार्बेज बिन्स फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन, और गार्बेज बिन विद सेंसर्स ताकि वो अथॉरिटीज, म्युनिसिपल अथॉरिटीज को बता सके कि व्हेन द गार्बेज बिन इज फुल, ताकि वो ओवरफ्लो ना हो सके। या अगर पीपल, लोगों को ये समझने में तकलीफ हो रही है कि वेस्ट को कैसे सेग्रीगेट करें, तो गार्बेज बिन में डिस्प्लेज बना सकते हैं, एजुकेशनल वीडियोस बना सकते हैं ऑन वेस्ट सेग्रीगेशन। वी कैन हैव मोबाइल गार्बेज collecting vans or tracking systems also. यस मैम। फिर हम एक दूसरा इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे अंडर हाउ विल आई कम अप विद एन आइडिया। दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू कम अप विद एन आइडिया इज टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप। आपको पता है प्रोटोटाइप क्या है? यस मैम। प्रोटोटाइप आपके खुद के वर्ड्स में बता सकते हो कि एक प्रोटोटाइप क्या है? एक से ज्यादा मतलब कर सकते हैं उसको हम कहेंगे प्रोटोटाइप्स। ओके, लेकिन ज्यादातर एक प्रोटोटाइप क्या है, वो इट्स नथिंग बट अ छोटा सा वर्किंग मॉडल। ओके, या हाँ एक यस मैम। हाँ, वर्किंग मॉडल ऑफ द रियल मॉडल। लेकिन वो बहुत ही सस्ता होता है, इजी टू बिल्ड, इजी टू डीकंस्ट्रक्ट या ब्रेक, एंड ऑल्सो वो एक आपके यूजर को या कस्टमर को एक आइडिया देता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा। हाँ ओके, यस मैम। दैट्स अ प्रोटोटाइप। ये कुछ एग्जाम्पल्स है ऑफ डिफरेंट प्रोटोटाइप्स ऑन द स्क्रीन में दिखाऊंगी। ये आपको जैसे दिख रहा है, इट्स अ प्रोटोटाइप ऑफ अ माउस। ओके, यस मैम। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यूजर सेंट्रिक रखें। ओके, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को ऐसे बनाएं कि हम यूजर्स को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बना रहे या सर्विस बना रहे। इसलिए ओवर टाइम प्रोडक्ट्स चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाए, और कंफर्टेबल कैसे बनाए, इससे और बेनिफिट क्या हो सकता है हमारे यूजर्स के लिए, वैसा वाला प्रोडक्ट बनाएंगे हम। इसलिए यहाँ पे भी जो हम देखते हैं वो माउस का ऑफकोर्स प्रोटोटाइप है, बट माउस हैज ऑल्सो चेंज्ड ओवर टाइम। वो भी हमें ध्यान में रखना है। ये जो मैंने अभी बताया कि एक प्रोटोटाइप इजी टू बिल्ड होना चाहिए, एक्साइटिंग होना चाहिए, आपको उसको टच फील करना चाहिए, और कैसे वो चलता है उसकी समझ भी हमें होनी चाहिए। सिंपल टू बिल्ड, सिंपल टू डीकंस्ट्रक्ट। और जब हम ये प्रोटोटाइप बनाते हैं और प्रेजेंट करते हैं हमारे क्लाइंट्स को, तो फीडबैक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या ये आपकी मदद कर रहा है, हम इसको कैसे और बेहतर बना सकेंगे या बना सकते हैं, क्या अलग कर सकते हैं इसके साथ। ये सब चीजें ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और कुछ प्रोटोटाइप्स हैं। प्रोटोटाइप ऑफ अ मोबाइल ऐप, प्रोटोटाइप ऑफ होम ऑटोमेशन ऐप, प्रोटोटाइप ऑफ अ सेंसर बेस्ड प्रोस्थेटिक हैंड। ये सैंपल प्रोटोटाइप्स है।
ऑफ कोर्स ये देखो सिंपल चीजों से बनाया है, पेपर, कार्डबोर्ड, चार्ट पेपर वगैरह सिंपल चीजों से ये बनाया गया है। और थोड़ी पिक्चर्स हैं, प्रोटोटाइप्स ऑफ अ स्मार्ट वॉच, प्रोटोटाइप ऑफ अ स्मार्ट बैकपैक, प्रोटोटाइप ऑफ अ 3D प्रिंटर। ओके, ये आइडिएशन टेक्निक्स के बारे में इसलिए समझने की कोशिश करें क्योंकि इसके थ्रू हमें यूजर फीडबैक चाहिए। जो हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, जो हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, इसके द्वारा हमें बहुत सारा यूजर फीडबैक जो मिल रहा है उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। हम समझने वाले कि क्या चल रहा है ये हमारे लिए, ये प्रोडक्ट को लेके उनको क्या पसंद है, व्हाट वर्क्स। ओके, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, फिर समझते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, या हम किन किन चीजों को हमें बदलना है, किन किन चीजों को हमें इम्प्रूव करना है। क्वेश्चंस जो हमारे खुद के क्वेश्चंस हैं या हमारे क्लाइंट्स क्वेश्चंस है उसको नोट करना है, और जो आइडियाज उन्होंने सजेस्ट किया है और हमारे जो आइडियाज है उनको भी नोट करना है। तो सीक यूजर फीडबैक, ये जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस है उसको लेके आप आपके जो यूजर्स है ना, 1-2 जन या 10 जन के पास जाओ, उनके साथ टेस्ट करो, उनको पूछो कि आपको ये पसंद है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट, डज दिस वर्क फॉर यू, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड, क्या क्या डाउट्स है उनके, क्या कंसर्न्स है, क्या सजेशंस है, उनको सब आप नोट कीजिए। और उनके आइडियाज क्या है जो वो आपको बोलेंगे, शायद ये करो, इसको इंक्लूड कर सकते हो, उसको इंक्लूड कर सकते हो, वो सारे आइडियाज को आप नोट कर सकते हो। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, यस मैम। ओके, और अब हम आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, जो है व्हाट विल आई, या व्हाट विल आई डू। ठीक है, मैं क्या करूंगी, क्या प्रैक्टिकल चीजें करूंगी। पहले तो हर प्रोडक्ट या सर्विस के 2 इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं, वो है बेनिफिट या और फीचर्स। ओके, कि उनके फीचर्स क्या है और उनकी उस प्रोडक्ट को यूज करके हमें फायदा क्या हो रहा है। तो फायदा और खूबियां, ओके, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 चीजों में से आपके हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? यस, इन 2 चीजों में से, बेनिफिट्स और फीचर्स में से आपके हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? मैम, मेरे वेबसाइट के बारे में मैं बता सकती हूँ ना ऐसे? हाँ, डेफिनेटली। तो जो मेरी वेबसाइट का में जो फीचर्स है ना, वो यूनिक है। मतलब ऐसे यूजर के रिक्वायरमेंट की वैसे ही हमने फीचर्स मैंने रखे हैं। और बेनिफिट्स में क्या है कि जो यूजर सेटिस्फाई होगा उससे, अगर मेरी वेबसाइट को उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है और बुकिंग वगैरह सब हो जाते हैं, उसको भी बेनिफिट होगा। और मेरी वेबसाइट का भी मतलब आगे बढ़ेगी। मेरे वेबसाइट में भी ट्रैफिक होगा, उससे भी आगे मेरी वेबसाइट बढ़ेगी। मेरा पे बेनिफिट होगा और मेरा यूजर को भी बेनिफिट होगा। मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट है वो मैं फुलफिल करूंगी उसके वेबसाइट के थ्रू। अगर यूजर को इतनी रिक्वायरमेंट है तो मेरी वेबसाइट आते हैं और सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है, तो वो भी सेटिस्फाई होगा, कोई भी यूजर। और मेरे में फीचर ऐसा है कि अभी ट्रेंडिंग में एआई वो सब बहुत चल रहा है, तो मैं बस मेरी वेबसाइट में वही इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। बस मेरा पहला फीचर ये है एआई के थ्रू। ओके, ऑसम। तो शायद कुछ फीचर्स वेबसाइट के लिए ये होंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट के ये फीचर्स है कि अगर इट इज इंक्लूसिव, मतलब शायद किसी को देखने में प्रॉब्लम है, तो वो देयर इज अ
ऑडियो असिस्टेंट फॉर एग्जाम्पल, या Yes, किसी को शायद वो इलिटरेट है तो पिक्चर्स के द्वारा भी दे कैन एक्सेस द वेबसाइट, ओके फॉर एग्जाम्पल। तो वो एक फीचर हो सकता है दैट इट इज इंक्लूसिव शायद। ओके, अनदर फीचर इज दैट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, द पॉइंट्स आर सिंपल, okay, it directly leads you to the right options quickly and smoothly। तो ये कुछ फीचर्स हो सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? इन वन प्लेस मुझे सारे ट्रैवल ऑप्शंस मिल रहे हैं, आई डोंट हैव टू चेक मल्टीपल वेबसाइट्स, ऑन वन वेबसाइट आई कैन हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड माय आइटिनरी कैन बी प्लान्ड इन वन प्लेस ओनली, है ना? तो वो बेनिफिट्स हो जाता है, करेक्ट? yes, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इस मैट्रेस का, तो फीचर्स क्या है इसका कि वो लंबा है, इट्स थिक, इट इज मेड ऑफ हाई टेंशन स्प्रिंग्स, दैट मीन वो ड्यूरेबल है, ओके। इट इज मेड ऑफ गुड, ओके, बेड जो है वो गुड क्वालिटी वुड का बना है। बेनिफिट्स क्या है? अच्छा, अगर जब मैं इस पे सोऊंगी तो मुझे बैक पेन नहीं होगा, आई गेट गुड साउंड स्लीप। इट इज ऑल्सो ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग मैट्रेस है, इट्स नॉट गोइंग टू टेयर और इट्स नॉट गोइंग टू वेयर आउट, एंड इट इज बॉडी एडजस्टेबल, मतलब वो मेरे बॉडी का शेप लेता है, दैट मीन्स इट इज कंफर्टेबल। तो मैं ये मैट्रेस सिर्फ इसलिए नहीं खरीदती हूँ क्योंकि उसके पास हाई टेंशन स्प्रिंग्स है या ये बेड बहुत गुड क्वालिटी वुड का बना है, लेकिन मैं इसलिए खरीदती हूँ क्योंकि जब मैं इस पे सोऊंगी तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी। तो हम बेनिफिट्स परचेज करते हैं एक्चुअली, सिर्फ फीचर्स नहीं। और फीचर्स कभी कभी बहुत ग्रेट हो सकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि बेनिफिट क्या मिल रहा है मेरे यूजर को इसके द्वारा। तो हमें बेनिफिट्स को टारगेट करना है अलोंग विथ फीचर्स, ओके। yes, ma'am. Okay, ma'am. अब मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज के बारे में बताऊंगी, जो है बिजनेस मॉडल कैनवस। अगर आप ये समझते हो पूरी तरह से तो समझो कि तुम्हारा बिजनेस प्लान सेट हो जाता है, ओके। तो ये एक जैसा प्लान है आपके बिजनेस के लिए, इट्स कॉल्ड द बिजनेस मॉडल कैनवस। क्या आप मेरी स्क्रीन को देख सकते हो? और हाँ ये मैम। पॉइंट्स जो है, हाँ, तो ये एक ही शीट पे बहुत सारे सेक्शंस हैं, ओके। ये सेक्शंस को आप आपके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए आप फिल कर सकते हो, लेकिन वो आप कर सकते हो बाद में। पहले मैं आपको समझाती हूँ कि किस सेक्शन में क्या करना है आपको, ओके। पहला, की पार्टनर्स। आपको जब आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हो और व्हेन यू आर गोइंग टू कम अप विद योर बिजनेस आइडिया, तो ये सोचो कि तुम्हारे की पार्टनर्स कौन होने वाले हैं, ओके। हु आर योर की पार्टनर्स? क्या ये आप अकेले करने वाले हो? विल यू हैव इन्वेस्टर्स? तो वो कौन होंगे, ओके। सेकेंडली, आपकी की एक्टिविटीज क्या है, आप क्या करने वाले हो आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस का मेन फंक्शन क्या होगा, उसका नोट कीजिए। फिर की रिसोर्सेज, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी आपको, उसका नोट कीजिए। छोटी सी छोटी चीज भी उसमें नोट कीजिए, ओके। स्टेशनरी, आपके इसमें होगा टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी है, स्टेशनरी में भी एम्प्लॉयज जो आपके अंदर काम करेंगे, व्हाट आर द की रिसोर्सेज दैट यू विल नीड, उसका आप नोट कीजिए। फिर आता है वैल्यू प्रोपोजिशन। बहुत ही सिंपल है, वो शब्द बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। वैल्यू प्रोपोजिशन मतलब वो क्या चीज है जो आपके बिजनेस में यूनिक है, जो दूसरे बिजनेसेस के पास नहीं है। शायद किसी और के पास भी एक वेबसाइट हो आपकी तरह, लेकिन आपका वेबसाइट वो वेबसाइट से अलग क्यों है, आप क्या ऑफर कर रहे हो, वो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन हो जाता है। समझ में आ रहा है ये? हाँ, यस मैम, आ रहा है। हाँ, तो उसकी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जानना कि आपका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, वो जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो पॉइंट्स की नोट कीजिए। अगर आपने इसके बारे में सोचा नहीं है तो सोचिए और वहां पे नोट कीजिए। यस मैम। फिर कस्टमर रिलेशनशिप्स, ओके।
ये आप कैसे मेंटेन करोगे, कैसे बिल्ड करोगे, क्या प्लान ऑफ एक्शन है आपके लिए, ये आप कैसे करने वाले, हाउ विल यू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। इसके लिए अगर आपको मार्केटिंग चाहिए होगा, जो भी चाहिए होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा, वो सब आप वो सेक्शन में डाल दोगे। फिर आता है चैनल्स, मतलब आपके और आपके यूजर के बीच में दूरी है ना, तो वो चैनल आप कैसे फिल करोगे, किसके द्वारा फिल करोगे, शायद मीडिया, है ना, शायद हाँ जो मैम। भी हाँ, जो भी क्योंकि क्योंकि आपने वेबसाइट बोला है, कभी कभी किसी के पास रिटेल रिलेटेड हो तो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, कॉन्टैक्ट्स ऑफ अदर रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स, तो आप कैसे वो ब्रिज क्रिएट करने वाले, हाउ विल यू बिल्ड द ब्रिज बिटवीन यू एंड योर यूजर्स और योर कंज्यूमर्स, वो सब आप चैनल के अंदर मेंशन करोगे। फिर हम देखते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर, तो आपके फ्रॉम योर एंड, हाँ, आप किन किन चीजों के लिए स्पेंड करने वाले हो, जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स है वहां पे वो आप नोट करोगे। इम्पोर्टेंट कॉस्ट फॉर योर बिजनेस, किस किस चीज के लिए आपको पैसों की जरूरत चाहिए या आपको स्पेंड करना पड़ेगा, कौन से एक्टिविटीज के लिए आपको स्पेंड करना पड़ेगा, उसका आप वहां पे नोट कीजिए। फिर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, मतलब किस किन चीजों या सर्विसेज के द्वारा या एक्टिविटीज के द्वारा आपके बिजनेस में पैसे आएगा, या आप पैसे कैसे बनाओगे, कौन से चैनल से आप पैसे बनाओगे, उसका नोट आप रेवेन्यू स्ट्रीम्स में डाल दोगे। ओके, तो ये बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक रियल बिजनेस का एग्जाम्पल देती हूँ। आप नेटफ्लिक्स तो जानते हो, है ना, हम सब हाँ मैम। नेटफ्लिक्स के बारे में जानते हैं, तो ये नेटफ्लिक्स का बिजनेस मॉडल हम देखते हैं। ओके, तो नेटफ्लिक्स के की पार्टनर्स, सॉरी, हाँ, नेटफ्लिक्स के की पार्टनर्स इन्वेस्टर्स हैं, मीडिया प्रोड्यूसर्स है, टीवी नेटवर्क, सिनेमाज, क्योंकि अगर सिनेमाज या फिल्म मेकर्स नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनर नहीं करते हैं तो उनके मूवीज नेटफ्लिक्स के ऐप पर नहीं दिखाया जाएगा या नहीं होगा, है ना, तो उनके की पार्टनर्स ये सब जन होंगे। नेटफ्लिक्स के की एक्टिविटीज वो ज्यादातर क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड R&D, कंटेंट लाइसेंसिंग, कंटेंट प्रोडक्शन, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब उनके एक्टिविटीज है। की रिसोर्सेज, उसका ब्रांड, एप्स, एम्प्लॉयज, फिल्म मेकर्स, अवार्ड्स, प्राइजेस, ये सब उसके रिसोर्सेज है। वैल्यू प्रोपोजिशन, उनका व्हाट इज समथिंग यूनिक अबाउट नेटफ्लिक्स ओवर अनदर ऐप, ओके, उनके बारे में यूनिक चीज क्या है, वो है 24/7 ऑन डिमांड एंटरटेनमेंट। जब भी आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको कहीं जाना भी नहीं है, आपके घर से आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। हाई डेफिनेशन, गुड क्वालिटी of display of shows and movies, streaming content, unlimited access, 30-day free trial, no ads, ये सब नेटफ्लिक्स के बेनिफिट्स है या वैल्यू प्रोपोजिशन है। ओके, कस्टमर रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करेंगे, थ्रू सेल्फ सर्विस, ऑन डिमांड, थ्रू देयर ईज ऑफ यूज। नेटफ्लिक्स आप यूज करते हो तो आप देखते हो कि वो मुश्किल नहीं है, नेटफ्लिक्स को ऑपरेट करना बहुत ज्यादा आसान है ना, तो जब ये हाँ मैम। इजी है तो customers will obviously prefer it over an app that is very complicated. फिर हम देखते हैं चैनल्स, हाउ विल नेटफ्लिक्स गेट इट्स मूवीज टू रीच द ऑडियंस, थ्रू एनी डिवाइस, थ्रू द नेटफ्लिक्स ऐप, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट, थ्रू द सोशल मीडिया। ओके, कस्टमर सेगमेंट्स, कौन से लोगों को टारगेट कर रहा है, नेटफ्लिक्स तो सबको टारगेट कर रहा है ना, तो माइक्रो सेगमेंटेशन, मेकिंग इट अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। जब आप देखते हो नेटफ्लिक्स पे तो वो सेम मूवी मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको सबटाइटल्स और ट्रांसलेशन मिल जाता है, so that's how they target multiple customer segments
कॉस्ट स्ट्रक्चर, किन किन चीजों के लिए नेटफ्लिक्स स्पेंड करता है, वो है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पेमेंट प्रोसेसिंग फीस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग, ओके। कहाँ कहाँ से उनको इनकम मिलता है या रेवेन्यू, वो है सब्सक्रिप्शन द्वारा। जब लोग सब्सक्राइब करते हैं, when they register, when they have memberships, Netflix gets money, DVD rentals etc. उनसे नेटफ्लिक्स को पैसे मिलता है। ये बिजनेस मॉडल कैनवस आपको समझ में आया? हाँ मैम, आ गया। कोई डाउट है इसके बारे में, कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी चीज आपको समझने में दिक्कत हो रही है? नहीं नहीं मैम, सब कुछ समझ में आ गया इजी में। ओके, तो ये बिजनेस मॉडल कैनवस है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये आपके बिजनेस के लिए भी बहुत काम आएगा। तो आप हाँ यस मैम, ये बहुत अप्लाई कर इम्पोर्टेंट। सकते हो। हाँ, आप ये खुद खुद के बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी आइडिया को कम्युनिकेट करना, नॉट ओनली टू योर क्लाइंट, बट जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, कि आपने बोला था एट द स्टार्ट ना कि आपको प्रैक्टिस चाहिए या इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू नो हाउ टू प्रेजेंट। तो कम्युनिकेटिंग योर आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान में रखो कि कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, आपका यूजर क्या है, कौन है, और ये नीड गैप क्या है जो आप फिल कर रहे हो। ओके, आपके सोल्यूशन के बेनिफिट्स क्या है, और इस प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन क्यों चाहिए, या लोगों को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए आपके आइडिया में। ये सारी चीजें अगर आप प्रिपेयर्ड हो इनके साथ, या इनका आपको क्लैरिटी है, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपको अपने आइडिया को कम्युनिकेट या प्रेजेंट करने के लिए। इसका आप नोट भी कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे ओके जैसे मैम। आपको हेल्प करे। ओके। और फाइनली मैं आपको I want to end with one very important thing, okay, जो है the power of why। एक मिनट, हाँ, तो ये आपने शायद साइमन सिनेक इस इंस्पिरेशन स्पीकर को यूट्यूब पे बहुत देखा होगा, ओके। तो वो बहुत ज्यादा मार्केटिंग के बारे में बात करता है, ही इज अ मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर, और वो जो गोल्डन सर्कल है इसके बारे में बात करता है, ही कॉल्स इट द गोल्डन सर्कल। तो ये गोल्डन सर्कल क्या है, वो बोलता है गोल्डन सर्कल में 3 लेयर्स है। ज्यादातर कंपनी या ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को ये पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कि मेरी कंपनी क्या बेच रहे हैं, वगैरह वगैरह, कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, उसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को ऑलरेडी है। उनमें से सिर्फ कुछ लोगों को ये पता है कि वो कैसे कर रहे हैं, मतलब उनकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज कैसे हैं, हाउ आर दे अचीविंग द सेम गोल्स। ओके, वेरी फ्यू पीपल नो हाउ, लेकिन उनसे भी कम लोगों को ये पता है कि वो चीजें क्यों कर रहे हैं। ये क्यों आपका नजरिया ही नहीं, आपका विजन है, आपकी कंपनी का विजन है, कि जो आप ये कंपनी चला रहे हो, ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो, ये आप क्यों कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो आप जानते हो, आप कैसे कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आपको अंदाजा है, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारा रिस्क होता है, हर टाइम बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और अगर आपको पता है कि आप चीजें क्यों कर रहे हो, या आपके पास एक विजन है, तो आपको बहुत आसान हो जाता है फेलियर से गुजरना, या टू ओवरकम फेलियर आसान हो जाता है जब आपके पास विजन हो। तो मैं आपको भी इनकरेज करती हूँ कि डोंट ओनली नो व्हाट यू आर डूइंग और हाउ यू आर डूइंग इट, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड ये आप क्यों करना चाहते हो, हैव अ विजन फॉर व्हाट यू डू, so that even when you go through times that are difficult, you can keep going, क्योंकि आपको पता है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये,
So even when it gets tough for you, आप समझते हो कि नहीं, मैं I will still go through this क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. और ये मैंने ट्यूसडे को भी बताया था कि एंटरप्रेन्योरशिप वो एक जॉब नहीं है, वो एक नजरिया है, वो एक माइंडसेट है. तो ये अगर आप हमेशा ध्यान में रखो, then there will be nothing that will stop you, and you will always succeed even through your failure. तो इसके साथ मैं ये सेशन यहीं पे खत्म करती हूँ. Okay, remember to have a vision, remember to ask questions, identify the problem correctly, build prototypes, brainstorm, okay, and come to the root cause of the problem. आपका और कोई doubts है? कोई doubts है? Anything you want to share? कोई feedback? कुछ भी? मैम, आप मेरा फीडबैक ये है कि आपने बहुत अच्छी तरह से ये मतलब सपोर्ट कर रहे हो और बहुत ही अच्छा है ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा. आपने से मुझे बहुत मतलब आपने जो प्रेजेंट किया ना, उससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, नई नई इंफॉर्मेशन मिली कि मुझे क्या करना चाहिए. और मेरे एक वे भी पता चल गया कि मेरे वेबसाइट के अंदर मुझे क्या इम्प्लीमेंट लाने चाहिए और यूजर के बारे में और कुछ मतलब ज्यादा सोचना चाहिए. वो सारी चीजें मुझे पता चल गई इसके थ्रू. Thank you so much, ma'am. I'm very happy, Harshali. Thank you so much for attending also. I'm very happy you were here. So Nikita, is there anything that you want to add? Or can we Yeah, I think we yeah, have come hi. to a close. Kanika, Kanika is not there. No, Kanika is not here. Okay, all right. So thank you guys for attending this session. I'm sure Lisha has helped you with a lot. Thank you so much, Lisha, for all the sessions that you have done with us, and No problem, Nikita. helping everyone with all this information. All the best. Thank you guys, and hope to see you all again for any other program that we may come up with. Thank you so much, everyone. Thank you. You'll have Bye, a good everyone. evening. You too. Have a good Bye. evening, everyone. Bye.